देखिए आज हम जानेंगे विशिष्ट ऊष्मा ओके एवं विद्युत धारा के बारे में। ओके समझिएगा ध्यान से। देखिए विशिष्ट ऊष्मा किसे बोलेंगे तो किसी पदार्थ के 1 डिग्री सेल्सियस ताप बढ़ाने की आवश्यक ऊष्मा को विशिष्ट ऊष्मा बोलते हैं। क्या बोले, किसी पदार्थ के 1 डिग्री सेल्सियस ताप बढ़ाने पर आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को विशिष्ट ऊष्मा हम लोग बोलते हैं। ओके विशिष्ट ऊष्मा को हम लोग एस से डिनोट करते हैं और वही होता है एस इक्वल टू क्यू बाय एम इंटू डेका टी। एस इक्वल टू क्यू बाय एम इंटू डेका टी होता है। ओके यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिएगा इसका मात्रक बोल दिया, विशिष्ट ऊष्मा का ऐसे मात्रक होता क्या है तो जूल प्रति किलोग्राम प्रति केल्विन। इस तरह से भी आप लिख सकते हैं या फिर इस तरह से भी आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। ओके दोनों होता है। अब समझिए आगे, सबसे ज्यादा विशिष्ट ऊष्मा किसमें होती है तो होती है जल में। सबसे ज्यादा विशिष्ट ऊष्मा जल में होती है। कितना होती है तो 4200 जूल प्रति किलोग्राम प्रति केल्विन होता है। 4200 जूल प्रति किलोग्राम प्रति केल्विन होता है। ओके बर्फ का अगर पूछ लिया विशिष्ट ऊष्मा कितना होता है तो 2100 जूल प्रति किलोग्राम प्रति केल्विन। बर्फ का 2100 जूल प्रति किलोग्राम प्रति केल्विन और जल का 4200 जूल प्रति किलोग्राम प्रति केल्विन होता है। ओके यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, इससे आधा होता है। ओके अब देखिए ऊष्माधारिता क्या होता है। ऊष्माधारिता बराबर होता है किसी वस्तु का विशिष्ट ऊष्मा गुना कुल द्रव्यमान की ऊष्मा को ऊष्माधारिता बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ऊष्माधारिता बोलते हैं। ओके समझिएगा ध्यान से, विशिष्ट ऊष्मा इक्वल टू क्या होता था Q बाय एम इंटू डेका टी होता था ना। तो ये तो हो गया विशिष्ट ऊष्मा, ये तो हो गया विशिष्ट ऊष्मा का। ओके अब ये द्रव्यमान है इंटू द्रव्यमान है तो हम क्या कर दिए इंटू एम से डिनोट कर दिए, क्योंकि द्रव्यमान को मास बोलते थे इसे हम एम से डिनोट कर दिए। ओके यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब समझिएगा आगे, जब इसे काटेंगे आप तो एक एम कट जाएगा तो बराबर मतलब बराबर आंसर क्या आ जाएगा Q बटा डेका टी। Q बटा डेका टी इसका मान हो जाएगा। ओके यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, इस तरह से हम तोड़ के आपको बता दिए। अब समझिएगा ध्यान से, अब हम विद्युत धारा के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। विद्युत धारा के बारे में हम लोग जानने जा रहे हैं। ठीक है समझिएगा, किसी चालक में समय के सापेक्ष आवेश के अनुपात को विद्युत धारा बोलते हैं। ठीक है क्या बोलते हैं, किसी चालक में समय के सापेक्ष आवेश के अनुपात को विद्युत धारा हम लोग कहते हैं। ठीक है यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, अनुपात का मतलब हो गया बटा। ओके यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं तो समझिएगा, विद्युत इक्वल टू विद्युत धारा। देखिए विद्युत धारा को हम लोग आई से डिनोट करते हैं। विद्युत धारा किसे डिनोट करते हैं, आई से डिनोट करते हैं। ओके तो विद्युत धारा इक्वल टू आवेश इंटू समय होता है। विद्युत धारा इक्वल टू आवेश इंटू समय होता है। आवेश जो है ये चार्ज को बताता है, समय जो है ये टी को बताता है, मतलब समय को बताता है, टाइम जिसे बोलते हैं। ओके तो विद्युत धारा को आई से की डिनोट ओके बराबर Q इक्वल टू टी, Q इक्वल टू 2। इस तरह से भी हम लिख सकते हैं, इस तरह से लिख सकते हैं ना। ओके तो इस तरह से आप बता सकते हैं कि विद्युत धारा बराबर क्या होता है। विद्युत धारा बराबर क्या होता है तो आवेश बटा समय होता है। आवेश बटा समय होता है जिसे हम Q बाय टी लिख सकते हैं या फिर I इक्वल टू Q बाय टी लिख सकते हैं। ठीक है इस तरह से आप लिख सकते हैं। आप समझिएगा ध्यान से, विद्युत धारा का अगर मात्रक पूछ लिया, SI मात्रक पूछ लिया तो क्या हो जाएगा एम्पियर हो जाएगा। विद्युत धारा कैसा है मात्रक एम्पियर हो जाएगा। लेकिन विद्युत धारा को हम लोग मापते किस में है, ठीक है इसका उपकरण का क्या नाम है तो आमीटर से नापते हैं। किससे नापते हैं, आमीटर से नापते हैं। ओके यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। और आमीटर जो होते हैं ये किस क्रम में जुड़े होते हैं तो श्रेणी क्रम में रहते हैं। क्या रहते हैं, श्रेणी क्रम में रहते हैं। ओके यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, श्रेणी क्रम में रहते हैं, जुड़े रहते हैं आमीटर। तो क्वेश्चन पूछेगा कि आमीटर जो है ये किस क्रम में काम करते हैं तो श्रेणी क्रम में काम करते हैं, श्रेणी क्रम में। ओके यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब समझिए आगे से, एक आदर्श आमीटर का प्रतिरोध पूछेगा आपसे तो कितना होता है, शून्य होता है। क्या होता है, शून्य होता है। ओके अब समझिएगा आगे, दो आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल को उन दोनों आवेशों के अनुक्रमानुपाती होता है, उन आवेशों के अनुक्रमानुपाती होता है। ओके समझिएगा, तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ओके समझिएगा, तो इस तरह से कूलॉम के नियम क्या बोलता है Q1 बाय Q2, Q1 Q2। अब बीच में जो R दिखाई कुल दूरी बताता है। ठीक है मध्य की दूरी बताता है। ओके आप समझिएगा, और यहाँ जो लिखे हैं तथा उनके बीच के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है तो आप इस तरह से लिख सकते हैं F प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 बाय R स्क्वायर, Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। ये क्या बताता है, मध्य दूरी बताता है, मध्य दूरी बताता है, जो कि बोलता है
कि उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो F प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 होता है। ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, अच्छे समझ में आ गया होगा आप लोग को। अब देखिए इसको तोड़ते हैं। F प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर होता है, ठीक है। जब इसको तोड़ेंगे तो F इक्वल टू, जब प्रोपोर्शनल हटेगा तो यहाँ K मतलब नियतांक हो जाता है, K मतलब नियतांक हो जाता है, तो ही हो जाएगा K1 K2 बाय आर स्क्वायर, K1 K2 बाय आर स्क्वायर हो जाएगा। ओके, अब समझिएगा K का मान अगर निकालना है आपको तो K का मान कैसे निकालेंगे, K इक्वल टू क्योंकि K इक्वल टू, देखिए K इक्वल टू एफ आर स्क्वायर Q1 Q2, एफ आर स्क्वायर Q1 Q2, क्योंकि K का मान निकालना है, ठीक है। तो K का मान निकालेंगे तो ऐसा क्या हो जाएगा, K इक्वल टू एफ आर स्क्वायर Q1 Q2, K इक्वल टू एफ आर स्क्वायर Q1 Q2, ठीक है, Q1 Q2, ठीक है। ये क्या हो गया, K का मतलब नियतांक होता है, याद रखिएगा। ओके, अब समझिएगा ध्यान से, यहां समझिएगा, देखिए कैपिटल K का अगर मान पूछ लिया आपसे तो याद रखिएगा 9 गुना 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है। 9 गुना 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है, बता कूलाम स्क्वायर होता है, ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। कैसे हुआ तो समझिएगा, देखिए K का मान तो ये हो गया 9 गुना 10⁻9 मीटर, 9 गुना 10⁻9 होता है, 9 गुना 10⁻9 होता है बड़ी कैपिटल का मान होता है ना। अब देखिएगा E हो गया F का मतलब क्या हो गया, फोर्स मतलब क्या हो गया, बल हो गया। तो बल को हम न्यूटन से डिनोट किए, और मतलब क्या होगा, द्रव्यमान हो गया। द्रव्यमान को हम लोग क्या बोलते हैं, मीटर से डिनोट करते हैं। ओके, तो मीटर स्क्वायर दे दिया तो न्यूटन मीटर स्क्वायर हो गया इसका मान, ठीक है। अब देखिए Q1 Q2 क्या दर्शा रहा है, आवेश को दर्शा रहा है। तो आवेश का मात्रा क्या होता है, कूलाम होता है, ठीक है। तो कूलाम स्क्वायर हो जाएगा, तो 9 गुना 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर हो जाएगा K का मान। ओके, K का मान वेरी कैपिटल का मान। ओके, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब समझते हैं आगे। ओके, देखिए यहां समझेंगे अब देखेंगे हम लोग धातु, मतलब कहने का अर्थ ये हो गया कि इसमें बिजली के आवेश जो होती है, मतलब आवेश जो होती है किसमें प्रभावित कर सकती है, प्रभावित हो सकती है, ठीक है, प्रवाहित हो सकती है किसमें, जैसे कि एक होता है कुचालक, एक होता है अर्धचालक, एक होता है, इस तरह से होता है। तो यही चीज हम देखने वाले हैं। देखिए 3 प्रकार की धातु जिसमें विद्युत धातु जो है का प्रभाव होता है, विद्युत धातु का प्रभाव होता है, किस तरह से होता है समझिएगा। तो आपको एक देखने मिलेगा चालक, क्या देखने को मिलेगा, चालक, जिसे बोलते हैं सुचालक में जो है ये धारा जो प्रभावित करती है इसमें कोई रुकावट नहीं होता, हटाक दुकड़ो एकदम धारा प्रवाहित होने लगती है, कोई रुकावट नहीं होती है, ठीक है। जैसे कि सोना चांदी में जब बिजली देंगे आप, ठीक है, धारा को जब प्रवाह करेंगे, इसमें बिजली देके जब धारा को जब गुजारेंगे तो इसमें आसानी से जो है प्रवेश करता हुआ पास कर जाएगा, आसानी से। चालक का मतलब यही हो गया। जैसे कि सोना चांदी ये सब क्या है, चालक के अंतर्गत आते हैं, ठीक है, अच्छा चालक के अंतर्गत आते हैं, जिसे बोलते हैं सुचालक। ओके, एक होता है अचालक का अर्थ हो गया कुचालक, अर्धचालक को हम लोग कुचालक ही बोलते हैं, जिसमें कि बिजली मतलब धारा प्रवाहित ना कर सके, ठीक है, उसे बोलते हैं अचालक, जिसे बोलते हैं हम लोग कुचालक भी। ओके, अब देखिए इसमें कौन कौन आ जाएंगे, तो लकड़ी प्लास्टिक ये सब क्या आ जाएंगे, अचालक के अंतर्गत आ जाएंगे। इसमें जो है बिजली प्रवाहित नहीं कर सकती है, धारा प्रवाहित नहीं होती है। ओके, एक होते हैं अर्धचालक, क्या होते हैं, एक अर्धचालक किसे बोलेंगे, जिसमें जो है धारा थोड़ा प्रवाहित करे, थोड़ा, ठीक है, धीरे एकदम थोड़ा इतनी से प्रवाहित करे, मतलब कि इसमें दोनों गुण हो, ठीक है, इसमें चालक और अर्धचालक का दोनों गुण हो। तो ये किसमें होता है, तो अर्धचालक में होता है। ओके, जिसमें चालक का भी गुण हो और कुचालक का भी गुण हो, जिसमें चालक का भी गुण हो, जिसमें कुचालक का भी गुण हो, वह कहलाता है अर्धचालक। जैसे कि जर्मेनियम सिलिकॉन कार्बन, ठीक है, इसमें दोनों गुण रहता है, जर्मेनियम सिलिकॉन कार्बन इसमें दोनों गुण रहता है, जिसे बोलते हैं अर्धचालक। ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, इसमें बिजली जो है थोड़ा प्रभावित कर सकती है, ठीक है, रुकावट मिलता है लेकिन फिर भी थोड़ा प्रभावित होती रहती है। ओके, आप समझिएगा ध्यान से आगे, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता समझिएगा। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो है एक सदिश राशि है, जिसे बोलते हैं वेक्टर क्वांटिटी, क्या बोलते हैं, वेक्टर क्वांटिटी बोलते हैं। ओके, अब समझिएगा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बराबर क्या होता है, तो बल बटा आवेश होता है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होता है, बल बटा आवेश होता है, ठीक है। और इसका अगर ऐसा ही मात्रक पूछ लिया आपसे तो न्यूटन कूलाम होता है। कैसे हुआ, तो बल का मात्रक न्यूटन, आवेश का मात्रक कूलाम, तो न्यूटन कूलाम हो गया विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक। ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब समझिएगा
आवेश को जो है दो भागों में दर्शाया कौन था, तो बेंजामिन फ्रैंकलिन। बेंजामिन फ्रैंकलिन बोला था कि आवेश जो होती है ऋणात्मक होती है और धनात्मक होती है, ऋणात्मक और धनात्मक दोनों होती है आवेश। ओके, ऋणात्मक मतलब हो गया कि आवेश पर माइनस चार्ज होता है और आवेश पर प्लस चार्ज भी होता है। प्लस चार्ज को धनात्मक बोलते हैं और माइनस चार्ज को ऋणात्मक बोलते हैं। ये कौन बोले थे, तो बेंजामिन फ्रैंकलिन बताए थे। ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, बेंजामिन फ्रैंकलिन बताए थे ये सब चीज। ओके, अब समझिएगा कि विद्युत क्षेत्र जो हम आपको बताए थे, तो देखते होंगे क्वेश्चन आपसे पूछता है कि कोई व्यक्ति कार के अंदर बैठा हुआ है, ठीक है, अगर बिजली गिर जाए ऊपर से तो क्या कार के अंदर व्यक्ति को कोई नुकसान पहुंचेगा, कोई नुकसान पहुंचेगा? तो वही क्वेश्चन यहाँ हम बताए हैं कि किसी खोखले चालक में विद्युत धारा का जो क्षेत्र होता है ना, ये शून्य होता है। किसी खोखले चालक में विद्युत धारा का जो क्षेत्र होता है वो शून्य होता है, ठीक है, क्योंकि वो खोखली चीज में बैठा रहता है। उसे दर्शाया गया है कि वो खोखली चीज में बैठा रहता है। किसी खोखले चालक में विद्युत धारा शून्य प्रभाव पड़ता है, शून्य प्रभाव पड़ता है, ठीक है। मान लीजिए कोई कार के व्यक्ति अंदर बैठा हुआ, तो मान लीजिए उसे खोखली चीजों में बैठा हुआ है, तो वही चीज दर्शा रहा है कि किसी खोखले चालक में विद्युत धारा का जो प्रभाव होता है, विद्युत क्षेत्र का जो प्रभाव होता है वो शून्य होता है। इसलिए बिजली गिरने पर कार के बैठे यात्री पर कोई नुकसान नहीं होता है। ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। उम्मीद है कि आप लोग को समझा पाए होंगे। कोई डाउट रह जाता है, कोई प्रॉब्लम होता है तो आप कमेंट कर सकते हैं, बता सकते हैं, हम और भी अच्छे से एक्सप्लेन करने का प्रयास करेंगे। ओके, ये फिजिक्स जो है कल तक चलेगा, उसके बाद फिर हम लोग केमिस्ट्री में हाथ लगाएंगे, फिर धीरे धीरे इसी करते हुए पूरा चैप्टर को क्लोज करेंगे। ओके, मिलते हैं हम लोग अगले टॉपिक के साथ। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।